रोग समझ लो तनी। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में 3 अंतर बताइए। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में 3 अंतर बताइए। ठीक है, तो सब लोग जानते होंगे और आप पढ़े भी थे, आज बताने में कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। पहला आप लिखे होंगे जो संक्रामक रोग होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, आप लिखे थे कल। और जो असंक्रामक रोग होता है पहला उसमें लिख सकते थे कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। और जो संक्रामक रोग होता है ये संपर्क और असंपर्क दोनों विधि से फैलता है। और असंक्रामक रोग जो होता है असंपर्क या संपर्क विधि से नहीं फैलता है। संक्रामक रोग जो होता है बहुत घातक नहीं होता है, ये जल्दी होता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो असंक्रामक रोग होता है वो घातक भी हो सकता है। जैसे मधुमेह रोग है, ये हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है आपका। तो लिखे थे पहला अनुवांशिक रोग और उपार्जित रोग का उदाहरण दीजिए, उदाहरण से इसका वर्णन करना है। सब लोग लिखे होंगे, ये भी बहुत क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अनुवांशिक रोग, ठीक है, और उपार्जित रोग का उदाहरण सहित आपको बात बताना है। तो आपसे कोई पूछे उपार्जित अनुवांशिक रोग क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो जन्म के पहले से ही होता है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता भी रहता है। ये रोग जो जन्म के पहले से होता है हम उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता, ये भी बात आप बता सकते हैं। मधुमेह अनुवांशिक रोग है, बड़ंदता अनुवांशिक रोग है, एड्स भी हो सकता है अनुवांशिक रोग में। ये अनुवांशिक रोग की परिभाषा में आप लिख सकते हैं। और उपार्जित रोग आप जानते होंगे, जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। यानी जन्म लेने के बाद जो रोग उत्पन्न होता है हम उसे उपार्जित रोग कहते हैं। उदाहरण में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, टाइफाइड लिख सकते हैं, मलेरिया लिख सकते हैं, रेबीज लिख सकते हैं, अमोनिया कह रहे हैं, निमोनिया लिख सकते हैं। ये सब माने उपार्जित रोग है जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था, रेबीज क्या होता है। रेबीज माने क्या होता है, किस प्रकार का रोग होता है, क्या होता है, और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एक आप पढ़े होंगे संक्रमण, एक आप पढ़े होंगे लक्षण, और एक आप रोकथाम और उपाय के बारे में आप पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखे होंगे। आपको मैंने बताया था कि रेबीज जो होता है वह रेप्टो वायरस, याद है ना, रेप्टो वायरस, यानी रेप्टो वायरस विषाणु जो होता है उससे फैलता है। ये रोग माने बता सकते हैं। संक्रमण के में मैंने कैसे फैलता है, संक्रमण का मतलब होता है कैसे फैलता है। तो आपने इसको बताया था कि अगर पागल कुत्ता है, पागल अगर बंदर है, पागल अगर बिल्ली है, उसके अंदर ये अगर रेप्टो वायरस उपस्थित है तो उसके काटने से ये रोग हो सकता है। आपने बताया था इसको बात को। लक्षण में हमने दिखाया था कि तेज बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, और रोगी को प्यास लगता है लेकिन पानी से उसे डर लगता है। बाद में तड़प तड़प के मरता है, कुत्ते जगह भौंकते हैं वैसे भौंकते हुए मरता है जब उसके शरीर में रेप्टो वायरस की मात्रा संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आप इसको पूरा लक्षण के अंतर्गत आपने दर्शाया था। उसके बाद से इसकी रोकथाम कैसे आप इसको रोक सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके रोकने के लिए जो पागल कुत्ते होते हैं, पागल बिल्ली होती है, पागल बंदर होती है, तो उसे समय समय पर टीकाकरण करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि दुर्भाग्य तरीके से आपको कोई काट लिया, कुत्ता काट लिया, बंदर काट लिया, बिल्ली काट ली, पागल, तो आपको 7 दिन के अंदर वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से ये आप इसके उपचार में बता सकते हैं। उसके बाद से स्वास्थ्य के परिभाषा कहते हैं, इसकी 4 विशेषता बताइए। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और कह रहा है कि इसकी 4 विशेषता बताइए। इसकी 4 विशेषता बताइए। तो आप अच्छे तरीके जानते होंगे स्वास्थ्य जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक मतलब दिमाग उसका फ्रेश है, शरीर भी फ्रेश है, और शारीरिक मानसिक
और सामाजिक कह दे, समाज में भी वो बोलने में हिचकिचाता नहीं है, समाज के लोग के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार है, तो हम उसे कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, स्वास्थ्य है, उस व्यक्ति का जो शरीर का स्वास्थ्य है वो अच्छा है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। और भी बातें आपको कल देखे थे, इसकी 4 विशेषता, तो आपको याद होना चाहिए कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कार्य करने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। दूसरा का काम में मन लगना चाहिए। तीसरा का हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां है उसको भी किसी प्रकार का कार्य करने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये स्वास्थ्य की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद से टाइफाइड क्या है, लक्षण, संक्रमण और रोकथाम के उपाय आपको पूछा गया था टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण भी, इसके पहले संक्रमण पूछ दिया गया, मान लो इसका लक्षण पूछ दिया गया हो, और इसके रोकथाम के उपाय भी पूछ दिया गया हो। तो आप जानते होंगे कि टाइफाइड जो होता है एक प्रकार के साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु से होने वाला रोग होता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ये टाइफाइड रोग होता है। ये आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो। और आप इसके बाद संक्रमण कर सकते हैं कि अगर दूषित हम लोग जल पी लें, दूषित अगर हम लोग भोजन कर लें, दूषित वातावरण में रहें, तो टाइफाइड होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इस संक्रमण में आपको लिखना पड़ता। टाइफाइड में जानते होंगे बुखार जो होता है बहुत तेज़ होता है, बुखार रुक रुक के भी आता है। और टाइफाइड में भी आप लिख सकते हैं कि जो बुखार होता है कई दिनों तक बना रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, चक्कर आने लगता है, कार्य करने का मन नहीं करता है। तो आप ये पूरी प्रक्रिया जो होगी टाइफाइड के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रोकथाम के उपाय है कि हमें गर्म भोजन का ही सेवन करना चाहिए, हमें जो साफ़ सुथरे जो वाटर माने पानी होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से आप ये चीज़ को मोबाइल चला रहेगा, हाँ मोबाइल ना लिया के हो जा रख, तब ठीक है ना, तो वही तो ये लिया के रख दिए। चल क्वेश्चन नंबर 6 पर कैसे कोई मोबाइल लेते नहीं आएगा, अलाउ खत्म हो गया आपका। काली खांसी क्या होती है, इसके संक्रमण अथवा इसके रोकथाम और उपचार बताइए। ये पूछा गया आपसे, काली खांसी क्या होता है, ठीक है, इसके संक्रमण, इसका लक्षण, इसके रोकथाम। तो काली खांसी एक प्रकार का यह भी रोग होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खांसता है, समझ रहे हो। इसके रोकथाम के इसके भी अच्छे तरीके से गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए, साफ़ सुथरे जो अनाज होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न है, असंक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, याद है आपको कितने प्रकार के? हाँ, तो आप सब लोग लिख लिए होंगे कौन कौन। पहला क्या नाम होगा, दूसरा पहला क्षय कारक रोग आप पढ़े होंगे, दूसरा अल्पलता, तीसरा चले एक आगे इसे लिख देते हैं, एलर्जी लिख देते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। चौथा कैंसर आप पढ़े थे, पांचवा मानसिक विकार और वातावरण कारकों के कारण उत्पन्न रोग और बुरी आदतों के कारण उत्पन्न रोग, ठीक है। ये सब कहानी संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग इतने प्रकार के होते हैं, सबका मैंने आपको डिफिनेशन आराम से दिखाया है, आप लिखे होंगे, केवल 5 प्रकार लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संपर्क रोग एवं असंपर्क रोग। एक कॉन्टेंजिनियस डिजीज, एक नॉन कॉन्टेंजियस डिजीज। तो अगर संक्रामक रोग प्रकार आपसे पूछता है कितने प्रकार के होते हैं, तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके पास था संपर्क रोग और एक आपके पास था असंपर्क रोग। संपर्क रोग में क्या होता है, माने जो छुआछूत तो फैलता है। असंपर्क रोग में होता है, एड्स नहीं होगा ना, ये संपर्क में रहता है, टीबी हो जाए, कोरोना वायरस हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका था कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, अनुकूली विकिरण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 देख रहे हैं, ये कह रहा है कि अनुकूली जो विकिरण होता है क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुकूली विकिरण में, तो आराम से बताना
कि जब एक जीव एक क्षेत्र से या एक स्थान से पूरे धरती पर फैल जाता है, पूरी इस ब्रह्मांड में फैल जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूल विकरण। याद होगा आपको कि जब कोई जीव है एक बिंदु से उसकी उत्पत्ति हुई, पूरे धरती पर फैल गया, पूरे संसार में फैल गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूली विकरण। जैसे आपको उदाहरण में लिखना चाहिए था कि दक्षिण अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई थी और वहाँ से पूरे विश्व में मानव क्या हो गया था, फैल गया था। इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूली विकरण। और एक और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव का विकास किस प्रकार हुआ, इसका संक्षिप्त विवरण आपको देना है। आप जानिएगा कि मानव का उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई। मानव पहले बंदर का ही प्रजाति थे। मानव में लगातार परिवर्तन रहा, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। लगातार इसके अंदर चेंजिंग होते गए और फिर मानव के शरीर का जो चेहरा था वह स्पष्ट सामने आ गया। जो अग्रपाद थे, जो पैरे के रूप में पहले थे, अग्रपाद व अग्रपाद जो थे हाथ के रूप में बदल गए। दिमाग की कैपेसिटी मनुष्य की बढ़ गई, सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ गई और मनुष्य अब अपने क्रियाओं को अच्छे तरीके से समझने लगा और सभी जानवरों में सबसे विकसित मानव का विकास हो गया। जो आधुनिक मानव है, इसका वैज्ञानिक नाम कहाँ है, होमो सेपियंस है। आप इसके बारे में ऐसे लिखे होंगे, समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग। देखो मैं आपके सामने सब क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए। जो बच्चे नहीं आए थे टेस्ट देने के लिए, आपको सीखना चाहिए कि आपके भागने से कुछ होने वाला नहीं है। कब तक भागेंगे, यहाँ भाग जाएंगे सही है, आगे क्लास में भी होगा तो भाग जाएंगे सही है। भागने से जिमा नहीं हल्का होगा। कहीं जाएंगे आप, पेपर खराब, वहाँ से भाग के फिर घरे आ जाएंगे, समझ रहे बात को। इसीलिए आप कभी भी टेस्ट हो, भले आप अनुपस्थित कोचिंग में हो, लेकिन जब टेस्ट हो तो आपको अवश्य ही आना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत टर्न पॉइंट होता है, जब आप कोई बात अपने मन से लिखते हैं। अपने मन से जो लिखेंगे वो आपका है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरा है, मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको मैं झोंक रहा हूँ। आपके अंदर ज्ञान था, जो लिखेंगे वो आप झोंकेंगे। चलिए आगे इसमें कहता है कि मानव का विकास समजात अंग और समरूप अंग का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत था। सब लोग लिखे थे इसको शायद, लेकिन नकल भी हो रहा था शायद। समजात अंग हो रहा था, काफ़ी खोल खोल कर आप लोग लिख रहे थे, बच्चे बता रहे थे सब। समरूप अंग, समरूप अंग। आप वादा करते हैं कि सर हम कभी नकल नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही धंधा पर उतर जाते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कुछ बोलो पढ़ते वक्त, जब लिख रहे होते हैं तो। आइए समजात अंग में कहेंगे वही अंग, सुन लो। देखा, एगो समरूप होला, एगो समजात। समजात का मतलब कि वह अंग जिसका उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य अलग अलग। देखो समजात एक ही जात के होंगे, यानी उत्पत्ति एक ही जगह से होगी। समजात, याद करो, समजात एक ही जगह से इसकी उत्पत्ति होगी, लेकिन कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखिए, जैसे आप मनुष्य के हाथ लिख सकते हैं, मनुष्य के हाथ लिख सकते हैं और कुत्ता के अग्रपाद लिख सकते हैं, कुत्ता के अग्रपाद। देखो दोनों की उत्पत्ति जो है, दोनों की उत्पत्ति एक समान है। हमारा भी जो अग्रपाद है वह है हाथ, उसका भी अग्रपाद है पैर, लेकिन कार्य अलग अलग। वह जो अग्रपाद होता है उसका प्रयोग चलने के लिए करता है, दौड़ने के लिए करता है, लेकिन हमारा जो अग्रपाद है हम वस्तुओं को पकड़ने के लिए, सामान को उठाने के लिए, खाना खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति क्या हो, एक समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, तो वो समजात है ना। तो समजात की बात करेगा, समान जात माने उत्पत्ति जहाँ होगी समान होगी, लेकिन कार्य क्या होंगे, अलग अलग। उसी का उल्टा समरूप में लिख देंगे कि समरूप में जो उत्पत्ति होगी समान होगी, लेकिन उत्पत्ति होगी अलग अलग होगी, लेकिन कार्य क्या होगा, समान होगा। चमगादड़ का पंख लिख सकते हैं, पक्षियों का पंख लिख सकते हैं। चमगादड़ का अलग उत्पत्ति, पक्षियों का अलग उत्पत्ति, लेकिन दोनों का कार्य उड़ने के लिए ही किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस कहानी को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए, बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया था। आप 11 भी खूब अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि लेमार्क कौन थे, इनका सिद्धांत लिखिए। देखिए लेमार्क कौन थे, याद है,
लेमार्क जो थे वह जैव विविधता के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और लेमार्क ने कुछ बातों को लिखा था। लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग का हम प्रयोग करेंगे वो अंग अधिक विकसित होगा, जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वह विकसित नहीं होगा। जिराफ को उदाहरण उसने बताया कि जिराफ ने जब अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाए तो गर्दन ऊंचा हो गया, जो नहीं उठा पाए वो मर गया। ये बताए थे। कुछ और बात बताए थे कि वातावरण का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है कि जैसे कोई भी जीव हो, अगर जिस वातावरण में रहता है उसके अनुकूल अगर वो वातावरण है तो जीवित रह सकता है, उसके प्रतिकूल वातावरण है तो जीवित नहीं रह सकता। ये बात भी वह बताए थे। ठीक है, तो लेमार्क के बारे में भी आप लिख सकते थे। डार्विन कौन थे, इनका सिद्धांत लिखिए। अब 13 के उत्तर में डार्विन के बारे में आपको लिखना है। आपको मैंने पढ़ाया था कि डार्विन इनके गुरु ने इनको एक जहाज़ दिया था, उसी जहाज़ के दम पर पूरी दुनिया में यात्रा की है। 5 वर्षों तक यात्रा किए, तब जैव विविधता के सिद्धांत को बताए। तरह तरह के वो पौधे को देखे, तरह तरह के वो जंतुओं को देखे और देख करके उसने जैव विविधता के बारे में बताया कि कैसे जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद से आगे आप चलेंगे तो डार्विन ने क्या कहा था कि जितने भी जीवधारी होते हैं उसके अंदर अधिक से अधिक जीवों के उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। पहले ही बात कहे थे। दूसरा ये बात कहे थे कि जीवधारी का वातावरण के प्रति अनुकूलन, जो जीवधारी वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेगा वह जीवित रहेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं जीवित रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे बातें बताए थे। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं। 14 नंबर देखो, आपको मैंने कई पाठों में बताया है। हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं, जो क्या होते हैं, जीन होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं, जब उसमें परिवर्तन हो जाता है तो जो जीवधारी होते हैं उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तनवाद। इस सिद्धांत को जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुगो डी ब्रिज ने उस सिद्धांत को ये दिए थे। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? कल आप लोग टेस्ट नहीं दिए, बहुत दुख की बात रही है। अरे उसी तरह से आते कहते तो आपको बोलोरो से लात आ जाते हैं। चलिए, अब ये उत्परिवर्तनवाद के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक मानव और क्रमज्ञान मानव में अंतर क्या है। आप लोग लिखे होंगे। अरे आधुनिक मानव जो थे अच्छे थे, सीधा होकर के चलते थे, लेकिन क्रमज्ञान तो नहीं, कम तिरछा होकर चलते थे। आधुनिक मानव का दिमाग की कैपेसिटी 1450 थी तो क्रमज्ञान के 950 था। आधुनिक मानव जो थे समाज में रहना, बात करना, अच्छे तरीके से सोच विचारने वाला क्षमता उत्पन्न हो गया था। क्रमज्ञान में ये मानव में नहीं था। ऐसा लिखना था आपको, लिख दिए होंगे सब लोग। बायोलॉजी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब लिखने वाली चीज़ें होती है। 16 नंबर अब आ जाओ। 16 आधुनिक मानव। अच्छा, कह रहे क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। आपको प्रश्न का, आपके किताब का ही प्रश्न है, क्या आप मानव विकास को अनुकूली विकरण मान सकते हैं? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? नहीं मान सकते हैं। मानव विकास को हम लोग अनुकूली विकरण नहीं मान सकते हैं। आगे सुनो, मानव विकास के विभिन्न घटक का वर्णन कीजिए। मानव विकास के विभिन्न घटक मतलब चेहरा कैसे हो गया, चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। जो ये भौवें थी पहले बड़ी मोटी मोटी होती थी, देखिएगा ना, पहले बड़ी मोटी मोटी होती थी, अब ये भौवें कैसी हो गई, पतली हो गई। और मनुष्य सीधा खड़ा होकर चलने लगा। दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ गई, 1450 सीसी से अधिक हो गई। ये मनुष्य की कैपेसिटी थी आपकी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिखे होंगे। ये क्या लिखा गया है अंतिम? प्रजाति का स्पष्ट परिभाषा। अरे या तो प्रजाति तो लिखे ही होंगे। एक ही जाति के जितने भी जीव होते हैं उसको प्रजाति हम लोग कहते हैं। जब एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रजाति। तो यही आपका प्रश्न था, समझ गए?